आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीगन स्टडी ब्लॉग पर। आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है पुष्प। पुष्प का संरचना हमें देखना है। पुष्प क्या है, पुष्प का डिफिनीशन क्या होता है, किसी को पता तो कॉमेंट करें तो हम बताते हैं पुष्प का डिफिनीशन क्या होता है। पुष्प क्या है, कभी जो गहना शांति और प्यार का प्रतीक है। पुष्प क्या है, पुष्प एक ऐसी कली जो गहना और प्यार का प्रतीक है, जिसे पुष्प कहते हैं। पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग आपको याद करना है। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला जो है बाह्यदल, बाह्यदल पुंज। दूसरा क्या है? दल पुंज। और हमारा तीसरा क्या है? पुमंग। पुमंग जिसे हम कहते हैं नर भाग कहते हैं। और हमारा जो चौथा भाग है जयांग। जयांग कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है। जयांग को मादा भाग कहते हैं। अब हम लोग इस पुष्प में देखेंगे कि बाह्य दलपुंज कौन सा है और दलपुंज क्या है, पुमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है। आपको जो ये संरचना इस प्रकार की दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज। दलपुंज कहते हैं। ओके फ्रेंड, जो आपको नीचे निकली हुई संरचना दिखाई है, जिसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज पुंज कहते हैं। ओके, अब हमारा जो तीसरा भाग है पुमंग। पुमंग क्या है? जो आपको इस प्रकार की संरचना दिख रही है इधर से इधर तक, इसे हम लोग कहते हैं पुमंग। ओके, और जो आप लोग को इतना भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इतना फूला हुआ भाग, हम लोग इसे ही कहते हैं मादा भाग या फिर जयांग भाग। ओके फ्रेंड, आप लोग को पता चल गया पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग नर भाग होता है और जयांग जो होता है मादा भाग होता है। पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे? पुंकेसर। जैसे पुमंग होते हैं गुच्छे में होते हैं, इसकी एक को क्या कहेंगे हम लोग? पुंकेसर कहेंगे। और जयांग की इकाई को क्या कहेंगे? स्त्री केसर। स्त्री केसर। जयांग जो गुच्छे में होते हैं, इसकी एक को क्या कहेंगे हम? इकाई को क्या कहेंगे? स्त्री केसर। पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे? पुंकेसर। और दलपुंज और बाह्य दलपुंज, इसका अंग्रेजी आप लोग जान लें। पुमंग का अंग्रेजी होता है एंट्रोसियम, जयांग का अंग्रेजी होता है जाइनोसियम, और दलपुंज का अंग्रेजी होता है कोरोला, और बाह्य दलपुंज का अंग्रेजी होता है कैलिक्स। लिख देते हैं कैलिक्स, और दलपुंज का होता है कोरोला। कोरोला। और इस जयांग का अंग्रेजी होता है गाइनोसियम, और जो हमारा पुमंग का इंग्लिश होता है एंड्रोसियम। तो फ्रेंड, आप लोग को पुष्प की जो है संरचना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं पुष्प के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग इसको रफ करते हैं। एक बार और निवास करते हैं। पुष्प कितने भाग? पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। 4 भाग होते हैं। आपको इस 4 भाग को याद कर लेना है। नंबर का मार्क्स है, आप लोग इसको याद कर ले। पुष्पन की क्रिया सर्वप्रथम आवृत बीज पौधों में होता। तो हम अब देखते हैं पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प क्या होता है? ऐसे पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित, तथा कैसे? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग चारों भाग उपस्थित होते हैं। इससे हम लोग पूर्ण पुष्प कहते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारा पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प क्या है? कंप्लीट फ्लावर। पूर्ण पुष्प ऐसा पुष्प है जिसमें पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग चारों भाग उपस्थित होते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं पूर्ण पुष्प। ओके, इसके बाद हमारा आता है पूर्ण के आके अपूर्ण लग गया है, अपूर्ण पुष्प। दूसरा हेडिंग है अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट फ्लावर। अपूर्ण पुष्प क्या होता है? अपूर्ण पुष्प आप लोग जान लेंगे, हर पुष्प में दल और बाह्यदल उपस्थित होता है। और ऐसा पुष्प होते हैं जो जिसमें जयांग तथा पुमंग, तो पुमंग और जयांग में से दोनों में से एक ही हो,
उसे हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए दलपुंज और बाह्य दलपुंज हर पुष्प में होता है, हर पुष्प में पाया जाता है, पर जो जयांग है और पुमंग है हर पुष्प में नहीं पाया जाता, दोनों में से कोई एक पाया जाता है, इससे ही हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज या पुमंग या फिर जयांग दोनों में से कोई एक पाया जाता है, इसे ही हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन बनता है पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो पुंकेसर और जो स्त्रीकेसर है पुष्प का जनन भाग होता है। इसमें पुष्पों पुमंग और जयांग में जनन की स्थिति होती है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं। तो आप लोग को पूछ लेगा कि पुष्प के निम्नलिखित कितने भाग होते हैं? पुष्प के निम्नलिखित कितने भाग होते हैं? तो आप लोग को हम पहले ही बताए पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। आप लोग को चारों का नाम याद होगा, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, दयांग। ओके, अब हम देखेंगे अलग से पुमंग की संरचना, नर भाग की संरचना देखेंगे। आप लोग को आशा है कि पुष्प की संरचना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक भाग की देखेंगे पुमंग की संरचना, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है पुमंग। ओके फ्रेंड, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तब देखेंगे जयांग की संरचना, पुमंग की संरचना, पुमंग संरचना। तो पुमंग ऐसे था हमारा, इस पुमंग इसी भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इस इतने भाग को पूरे को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ओके, पुमंग की अंग्रेजी आप लोग जानते होंगे क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। और पुंकेसर की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर गुच्छा होता है। इसके एक को क्या कहेंगे हम लोग? पुंकेसर कहेंगे। तो हम लोग आगे पुंकेसर के आपको 2 भाग दिखता होगा। इस इतने को क्या कहते हैं हम लोग? इस इतने को क्या कहते हैं? और इस इतने को क्या कहते हैं? इस इतने को कहते हैं हम लोग परागकोश। क्या होता है? परागकोश या फिर एंथर, इसका अंग्रेजी एंथर होता है। और इस इतने को हम लोग क्या कहते हैं? उतंतु या फिर तंतु, या फिर इसको कहेंगे तंतु। इसका अंग्रेजी क्या होता है बताइए जल्दी कमेंट में। फिलामेंट होता है। तो फ्रेंड आप लोग को या समझ में आ गया होगा कि पुमंग क्या होता है। पुमंग के 2 भाग होते हैं, पहला भाग का नाम है परागकोश और दूसरे भाग का नाम है उतंतु। अब हम देखेंगे इस परागकोश के अंदर की संरचना, जो कि हर वर्ष पेपर में पूछा जाता है, कम से कम 7 नंबर के पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने तभी आपको वीडियो अच्छी देखेंगे। अब हम इस इतने की संरचना को देखेंगे। पुमंग क्या बोलते हैं? परागकोश की संरचना पेपर में अक्सर पूछा जाता है, परागकोश की संरचना। तो इससे देखते हैं परागकोश को संरचना क्या होगा। तो फ्रेंड हम इसको रफ कर देते हैं। नहीं, हम लोग पहले इसको रफ कर देते हैं। तो आप लोग को इस प्रकार दिखता होगा परागकोश। इतने भाग को तो हम लोग परागकोश कहते हैं। ओके, परागकोश कहते हैं। जब हम लोग इस परागकोश को इस तरह ऐसे काटते हैं तो आप लोग को कुछ इतना भाग दिखता होगा। ओके, तो हम इसी भाग को बना रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड हम जब इस पुमंग को इस तरह इसे काटते हैं तो हम लोग को दिखता है 2 भाग, और इसी भाग के अंदर 2 भाग होते हैं, इस भाग के अंदर 2 भाग होते हैं। जिससे कि हम इसको जब ऐसे काटे तो इस तरह का कुछ संरचना दिखता है। तो इधर 2 भाग हो गया, इधर 2 भाग हो गया। ओके, तो इस 4 स्तर वाला जो है परागकोश बन गया। तो हमारा जो ये आपको सबसे बाहरी स्तर दिख रहा है, इस स्तर का नाम क्या होता है? बाह्य स्तर या फिर इसे कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। इस चारों एपिडर्मिस कहते हैं। इसका हम लोग डिफिनीशन भी देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसके भाग को। और जो आप लोग को ये दूसरा स्तर दिखता होगा, इसके क्या कहते हैं हम लोग? इंडोथीसियम। इसका अंग्रेजी भी इंडोथीसियम होता है। और जो आप लोग को तीसरा स्तर दिखता होगा, इसे क्या कहते हैं? मिडल लेयर या मध्य स्तर। मध्य स्तर क्या होता है? इसका मिडल लेयर होता है। हमारा जो आखिरी और चौथा स्तर क्या होता है? जो गोला हुआ संरचना दिख रहा है, इस टैपिटम।
इस कैपिटम के अंदर ही नर युग्मक का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। आप लोग को प्रश्न पूछ लेगा कि परागकण का सुरक्षा कौन करता है, कौन सा स्तर करता है, परागकोश का कौन सा स्तर परागकण का सुरक्षा करता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कैपिटम, परागकोश का कौन सा स्तर परागकोश का कौन सा स्तर परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या लिखेंगे, कैपिटम जो है परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप लोग के चारों भाग का नाम याद हो गया होगा। पहला स्तर क्या है, बाह्य स्तर, जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा क्या है, इंडोथीसियम, इसका अंग्रेजी भी इंडोथीसियम होता है। और चौथा क्या है, मध्य स्तर, जिसे कहते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर कहते हैं। तीसरा हमारा एपिटम, चौथा। तो फ्रेंड, परागकोश के कितने भाग होते हैं, परागकोश के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं, बाह्य स्तर और द्वितीय स्तर, ये जिसे कहते हैं हम लोग इंडोथीसियम भी कहते हैं। और तीसरा स्तर क्या, मध्य स्तर। और चौथा स्तर क्या हमारा, एपिटम। पहला का क्या अंग्रेजी क्या होता है, एपिडर्मिस, अंग्रेजी आप लोग को याद करना है। पहले का अंग्रेजी एपिडर्मिस, दूसरे का अंग्रेजी क्या होता है, इंडोथीसियम, तीसरे का अंग्रेजी क्या होता है, मिडल लेयर, और चौथे का अंग्रेजी कैपिटम ही होता है। तो फ्रेंड, आप लोग को परागकोश के अंदर क्या लिखना है, आप लोग को पहला पॉइंट यह लिखना है कि पुष्पी पौधों में 2 कोष्ठी संरचना वाले होते हैं। परागकोश 2 कोष्ठी संरचना वाले होते हैं। जब हम लोग परागकोश को ऐसे देखते हैं सिंपली, तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकलता है, परागकोश जो होता है 2 कोष्ठी संरचना वाली होती है, एक कोष्ठक इधर, एक कोष्ठक इधर। इसके बाद हम जोड़ते हैं तो इसके प्रत्येक पाली में 2-2 पालियां पाई जाती है। प्रत्येक कोष्ठक में कितनी पाली पाई जाती है, 2-2 पालियां पाई जाती है। जिससे हम लोग इसको देखिए, 2 पालियां इधर, 2 पालियां इधर, कितने हुए, 4 पालियां टोटल हुए। तो हम लोग इसे एक नाम और दे सकते हैं, चतुष्कोणीय संरचना वाले होते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, पुष्पी पौधों में 2 कोष्ठी संरचना वाले होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। ओके, जब इसको हम लोग इस प्रकार काटते हैं तो क्या होता है, 2 पालियां में विभाजित हो जाता है, एक पालिया इस और एक पालिया इस। और प्रत्येक पाली के अंदर 2-2 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2-2 कोष्ठक पाए जाते हैं। और इसमें 4 कोण बनते हैं, इसलिए हम लोग इसे परागकोश चतुष्कोणीय संरचना वाला होता है। और क्या होता है, परागकोश 4 भित्तियों से घिरा होता है, अर्थात परागकोश में 4 भित्तियां पाई जाती है। पहला भित्ति का नाम क्या है, बाह्य स्तर। दूसरा भित्ति का नाम क्या है, इंडोथीसियम। तीसरे का मध्य स्तर, कैपिटम। तो आप लोग को क्या समझ में आया, परागकोश के बारे में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, परागकोश 2 कोष्ठी संरचना वाले होते हैं। ओके, प्रत्येक कोष्ठक में 2-2 पालियां पाई जाती है, 2-2 पालियां पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना वाला होता है। परागकोश में 4 स्तर पाए जाते हैं। पहले स्तर का नाम क्या है, कैपिटम, और दूसरे स्तर का क्या नाम है, मध्य स्तर। इसके बाद इंडोथीसियम। इधर शुरुआत करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग इसको यही इतने हैं परागकोश का संरचना। ओके, अब हम देखेंगे इसके अंदर संरचना क्या होता है, परागकण का संरचना देखेंगे हम लोग, परागकण का संरचना देखेंगे। ओके, हाँ, इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि बाह्य स्तर क्या होता है। बाह्य स्तर पुष्प का आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। बाह्य स्तर क्या होता है, बाह्य स्तर जो होता है परागकोश का बाहरी स्तर होता है, जो किसको प्रदान करता है, जो परागकोश के बाहर त्वचा कहलाता है, या परागकोश में उपस्थित इस लघु बीजाणु का सुरक्षा प्रदान करता है। परागकोश पहला स्तर क्या है, परागकोश या बाह्य स्तर क्या है, एपिडर्मिस क्या है, या परागकोश का बाहरी स्तर है, जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणु को हम लोग परागकण कहते हैं। ओके, जो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। दूसरा स्तर क्या है, आप लोग क्या लिखेंगे, इंडोथीसियम, या परागकोश का दूसरा स्तर है। इसका भी कार्य लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। हमारा जो तीसरा स्तर है, आप लोग इसको भी इसी तरह लिख देंगे। तीसरा स्तर मध्य स्तर ऐसा स्तर होता है परागकोश का, जो परागकोश को तीसरे स्तर घेरे रहता है, तथा उसका भी काम जो होता है लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करना होता है। हमारा जो चौथा स्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे परागकोश के चौथे स्तर का नाम बताइए तथा इसका कार्य क्या होता है। तो परागकोश का चौथे स्तर का नाम कैपिटम होता है। इसका भी काम ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है, लघु बीजाणु को। ओके, तो आप लोग को सब समझ में आ गया होगा डिटेल्स में, परागकोश क्या होता है, कैसे होता है। परागकोश
तो कोष्ठक संरचना वाले होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में 2 पालियां पाई जाती है, इसे 4 चतुष्कोणीय संरचना वाले कहते हैं। परागकोश में 4 स्तर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपिनम। 4 बार बता चुके चारों स्तरों को, आप लोगों को आशा की याद हो गया होगा। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं इसकी आगे की संरचना। ओके, तो हम इसको रफ करते हैं। जो भी आपको कमेंट में ना अच्छा, जो भी आप लोग को समझ में ना आता हो प्लीज कमेंट में लिखिए, हम उसका सुधार करेंगे। तो फ्रेंड अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है लघु बीजाणु निर्माण, किसी क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु निर्माण। तो हमारा दूसरा हेडिंग है लघु बीजाणु जनन। इसका अंग्रेजी क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु क्या? लघु बीजाणु से नाम ही पता चल रहा है कि लघु बीजाणु जिसमें उत्पन्न होता है, लघु बीजाणु का निर्माण ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्या है लघु बीजाणु जनन? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का निर्माण होना ही, उत्पन्न होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ओके, तो इनके कोशिकाओं में जो है आप लोगों को इस प्रकार की संरचना होता है लघु बीजाणु का। स्केच काफी अच्छा नहीं चल रहा है, एक ही स्केच है। एक कोशिका लघु बीजाणु। ओके, हम लोग सिंपल से बना दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग फिगर अच्छे से बना लीजिए, समझाने के लिए बना रहे हैं। तो हमारा जो लघु बीजाणु का बाहरी स्तर, इसका स्तर का नाम क्या है? बाह्य त्वचा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? एपिडर्मिस ही तो कहेंगे, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ओके, हमारा इसी भी एकदम परागकोश के अंदर भाग है, तो इसको भी एकदम इसी नाम से जाना जाएगा। इसका नाम क्या है? इंडोथीसियम। इसका क्या मध्यस्तर क्या है? यही कैपिटम है, इसके अंदर परागता है। यही कैपिटम पराग को पोषक प्रदान करता है। 1 नंबर का आप लोग का फिक्स हो गया है। तो ये हमारा क्या होगा? कैपिटम और मिडल लेयर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। इसमें कौन सा विभाजन होता है? लघु बीजाणु जनन में कौन सा विभाजन होता है? लघु बीजाणु जनन में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। ओके, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने कोशिका बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिका बनते हैं। आप लोग इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणुओं का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप 4 कोशिका निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो आप लोग को प्रश्न पूछने का एक बार हम 1 सेकेंड रिपीट करते हैं। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिका बनते हैं, जिसके बाद लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो आप लोग को एक प्रश्न पूछ लेगा, नोट लिख लीजिए आप लोग कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। क्या होता है? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं और इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए बीजाणु का निर्माण होता है। तो हमारा एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 500 लघु बीजाणु बनाने के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का आवश्यकता होगा? 50। इससे रिलेटेड, मतलब 2022 से रिलेटेड 50 लघु बीजाणु बनाने के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 50 कितने ही लघु बीजाणु के 50 लघु बीजाणु। ओके, इसमें पूछा है कितने मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। तो आप लोग को पता है कि एक अर्धसूत्री विभाजन फलस्वरूप 4 कोशिका का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 50 गुणे 4 कितना हो? 200। तो कितने मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी? 200 मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। हमारा इसी प्रकार एक प्रश्न और है
क्या है 50 परागकण वाले में कितने अर्धसूत्री भेदन होना होगा। 50 परागकण वाले कितने अर्धसूत्री भेदन करने होंगे। 50 परागकण में कितने अर्धसूत्री भेदन करने होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 50 परागकण होंगे। परागकण इसमें अर्धसूत्री भेदन पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो 4 से गुणा करेंगे। एक अर्धसूत्री भेदन पर जो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 50 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आप लोग ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को तैयार कर लेना है। आप लोग एक प्रश्न और ले लीजिएगा। 1200 परागकण बनाने के लिए एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। 50 परागकण पूछा इसमें 12 ये हमारा क्वेश्चन है। 1200 परागकण बनाने के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। तो इसमें परागकण पूछा और लघु बीजाणु पूछा है। 1200 परागकण दे दिया और पूछा है क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो हम लोग इसमें अब 4 से भाग करना पड़ेगा। ओके, 4 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आप लोग को, 4 या 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 300 जो होगा मात्र कोशिका की आवश्यकता होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फुटन। स्फुटन क्या होता है, स्फुटन, इसे स्फुटन कहते हैं। तो स्फुटन क्या है, परागकोश के फटने की क्रिया को ही स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश के फटने की क्रिया को ही स्फुटन कहते हैं। ओके, जो हमारा ये था इसके अंदर इस प्रकार संरचना था 4 स्तर से। तो इसके अंदर जो ये 4 कैपिटल थे, इसके अंदर ही परागकण पाया जाता है। जब इसमें फटता है तो इसी क्रिया को हम लोग स्फुटन कहते हैं। ओके, स्फुटन कहते हैं। आप लोग को समझ में आने वाला स्फुटन क्या है, टैपिटम या परागकण के फटने की क्रिया को ही स्फुटन कहते हैं। परागकण छिद्र मतलब बिखरेगा जब परागकोश फटेगा। परागकोश के फटने की क्रिया को ही स्फुटन कहते हैं। तो फ्रेंड हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीग्रेन, परागकण का संरचना। परागकण का संरचना क्या होता है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसको जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है परागकण को, तो हम लोग सामने कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है। किस प्रकार का संरचना दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई देता है। ओके, तो इसका जो आंतर स्तर होता है, आंतरचोर होता है, इसे कहते हैं आंतरचोर, जिससे बाह्यचोर। जिसका आंतरचोर होता है पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसके आंतरचोर का अंग्रेजी होता है इंटाइन, और जो इसका बाह्यचोर होता है किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ नामक का बना होता है। इसका अंग्रेजी होता है एंटाइन। ओके, इसमें एक जनन छिद्र पाया जाता है पैक्टोसेलुलोज के रास्ते से, आप लोग को दिख रहा होगा। इसे हम लोग कहते हैं जनन छिद्र। इसके द्वारा निषेचन होता है पुष्प पौधों में जब अर्थिकाग्र तक पहुंचता है। और ये आप लोग को जो दिख रहा होगा सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखता है हमको जनन कोशिका। ये क्या है, जनन कोशिका। इसके बाद हम लोग इस पार्ट में जो दिख रहा है आप लोग को, इसे हम लोग 3 नाम से जानते हैं, काष्ठ कोशिका, नली कोशिका, वार्षिक कोशिका। ओके, और जो बीच में दिखता है न्यूक्लियस हमने परागकोश निकली। तो हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो बाह्यचोर पहले देखेंगे हम लोग। आंतरचोर खाली आप लोग याद रखेंगे कि इसका सेलुलोज, इसका जो अस्तर है आंतरचोर पैक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो हम लिखते हैं पॉइंट वाइज बाह्यचोर। बाह्यचोर आप लोग डालेंगे हेडिंग बाह्यचोर। ओके, बाह्यचोर डालेंगे, इसका अंग्रेजी क्या होता है, एंटाइन। तो बाह्यचोर क्या होता है, बाह्यचोर आप लोग पहले पॉइंट लिखेंगे, या स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना होता है। पहला नंबर क्या है, या स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना होता है। पहला पॉइंट हो गया। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो कार्बनिक पदार्थों का सुरक्षा प्रदान करता है। स्पोरोपोलिन जो है कार्बनिक पदार्थों को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, कार्बनिक पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर हमारा जो तीसरा है
परागण है, परागकोण का जो -196 डिग्री नाइट्रोजन पर रखा जाता है ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। हेलो फ्रेंड, आशा है कि आप लोग को जो है तो फ्रेंड आप लोग को नर भाग कुमन समझ में आ गया होगा। हम लोग अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे जयांग भाग। जयांग क्या होता है, मादा भाग होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे टॉपिक पर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। थैंक्स यू, धन्यवाद।